भी सामने। नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। रोज बरोज की तरह हम हाजिर हैं कुछ खास मुद्दों के साथ और खास पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। उस मुद्दे को समझेंगे और जानेंगे कि भविष्य की राजनीति में इसका असर किस तरीके से होने वाला है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में। कांग्रेस का हाथ मनमोहन सिंह के साथ। सोनिया ने वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को लेकर किया पूर्व पीएम के घर तक समर्थन मार्च। कहा मनमोहन की ईमानदारी विश्व भर में है मशहूर। मनमोहन ने भी जताया आभार। और आप में स्टिंग पर बढ़ा घमासान। कुमार विश्वास ने गर्ग की सीढ़ी को साजिश दिया करार। एक और पूर्व विधायक का दावा, कांग्रेस विधायकों को तोड़ने के लिए आप नेता संजय सिंह ने की थी बात। लेकिन बड़ा सवाल, क्या सत्ता के लालच में स्टिंग के भंवर में फंसे हैं केजरीवाल? तो आज के दो खास एजेंडे हैं। सबसे पहले बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक तरीके से समर्थन जताया गया। सोनिया गांधी समेत तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कांग्रेस दफ्तर से लेकर के मनमोहन सिंह के घर पहुंचे और उसके बाद से मीडिया से भी रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है पूरी तरीके से मनमोहन सिंह के साथ है। वो उनकी छवि बेदाग है और उनकी ईमानदारी पूरी दुनिया भर में मशहूर है। क्या कुछ इसके मायने निकाले जाएंगे, क्या कुछ इसका असर होगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन जरा क्या कुछ कहा सोनिया गांधी ने, सबसे पहले वो बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। We are here to offer our unstinted support, our solidarity. We are fully, the Congress party is fully behind him. We shall fight this legally and with all our means at our command. We are sure, we are convinced that he will be vindicated. तो पूरी तरह बरी होंगे, पूरी पार्टी उनके साथ है, ये कहा सोनिया गांधी ने। लेकिन बीजेपी नेता क्या कुछ करें वो भी सुनिए। कांग्रेस ने घोटाला किया, दस्तखत मनमोहन जी से करवाए और अब उनके घर जाकर एकजुटता दिखाते। ये घड़ियाली आंसू है, ये घड़ियाली आंसू नहीं चलेंगे। कांग्रेस को, देश को बताना चाहिए कि जब ऑक्शन रूट हो रहा था तब उन्होंने क्यों नहीं कहा, तब उन्होंने चिट्ठी भेजने का सिलसिला क्यों जारी रखा, क्यों डिस्क्रेशनरी कोटा की बात चलाते रहे। ये जो जुलूस निकाला गया है ये तो अलोकतांत्रिक है, लोकतंत्र के विरुद्ध में है। ये वही प्रकार का जुलूस है जो नागालैंड में जेल के अंदर घुस के किसी की हत्या की। कानून का प्रक्रिया होती है, उसका मर्यादा है, उस मर्यादा को देना चाहिए। और आज जो कांग्रेस ने जुलूस निकाली है ये तो अपने बचाव के लिए की है, क्योंकि मनमोहन सिंह को सारी बातें पता है। बीएसपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी देख लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और उनके ऊपर जो भी एलिगेशन लगाया गया है, तो मैं समझती हूँ कि ऐसे मौके पर कांग्रेस पार्टी को उनके साथ खड़े रहना चाहिए। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ सुनील चोपड़ा जी हैं, नेता सीपीएम के। हमारे साथ डॉक्टर शकीलुज्जमान अंसारी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ आनंद साहू जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। अकील अहमद खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, नेता हैं उसके। यूसुफ अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अंसारी साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। कैसे देख रहे हैं इसे आप, ये जो आज जिस तरीके का समर्थन, जिस तरीके से पार्टी पहुंची समर्थन देने के लिए, सोनिया गांधी खुद पहुंची, इसके दो मायने लोग निकाल रहे हैं। एक मायना तो ये है कि चूंकि एक सरकार का वो नेतृत्व कर रहे थे और पार्टी उनके समर्थन में खड़ी है। दूसरा लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि वो इतने वफादार रहे हैं और जिस तरह की उनकी वफादारी रही है, ऐसे में इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल करके वो कुछ ऐसी गवाही कुछ दे दें या ऐसा कुछ बयान दे दे जिससे आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएं। आप किस तरीके से, किस एंगल से देख रहे हैं इसको? देखिए, माफ कीजिएगा यूसुफ अंसारी साहब। देखिए, जो दोनों बातें आपने कही, कहीं ना कहीं दोनों वजह हैं। देखिए, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे देश के 10 साल तक और उससे पहले वो 5 साल वित्त मंत्री रहे थे 1991 से 1996 तक। तो उनकी जो एक बेदाग छवि है, ईमानदाराना उनकी छवि है, उनकी ईमानदारी पे कहीं किसी को शक नहीं है। लोग आज भी उनकी ईमानदारी की कस्में खाते हैं।
अब अचानक जब उनको सीबीआई का सम्मान मिला है तो देश हैरान है, लोग हैरान है कि भाई एक जो आदमी 10 साल प्रधानमंत्री रहा उसे अचानक लोअर कोर्ट से इस तरह का सम्मान भेजा जाना कहाँ तक उचित है? क्या इसके अंदर सरकार की दखलंदाजी, सरकार के इशारे पे सारे काम हो रहा है? और क्या सीबीआई वाकई सरकारी तोते की तरह काम कर रही है? क्योंकि इससे पहले एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही थी कि मनमोहन सिंह जी का इसके अंदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। दूसरी और कई और सवाल उसके अंदर उठते हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का एकजुट होकर मनमोहन सिंह के साथ खड़ा होना है, तो मुझे लगता है मोदी सरकार ने ये एक मौका दे दिया है कांग्रेस को सड़कों पर उतरने का। और कांग्रेस के अंदर जो अभी तक लगता था कि एकदम मरणासन स्थिति में कांग्रेस है, आज वो सोनिया गांधी के निकल कर जब सड़क पर वो आए हैं और कांग्रेस के अंदर एक तरह कह सकते हैं कांग्रेस को डिस्चार्ज मिल गया। तो पॉलिटिकली ये अपने नेता के साथ, जिसको कांग्रेस ने मौका दिया 10 साल प्रधानमंत्री बने रहने का, देश की सेवा करने का, और आज अगर उनके ऊपर सीबीआई सम्मन जारी करती है, किसी केस में उन पर कोई अदालत का नोटिस उनको आता है, ऐसे में पार्टी उनके साथ खड़ी है, तो एक अच्छी बात है अपने नेता के साथ खड़ा रहना। और उससे कांग्रेस को एक तरह से रिचार्ज भी मिला है। और ये बात भी जो आपने अभी कही कि भाई ये भी डर हो सकता है कि कहीं वो ऐसी बात ना कहते, हालांकि इसकी गुंजाइश संभावना बहुत कम है कि वो उस तरह की बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के ये है कि राजनीति एक दिलचस्प दिशा में आ रही है, एक दिलचस्प मोड़ है भारतीय राजनीति का ये कि प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति को 1 साल के अंदर अंदर सीबीआई का इस तरह से नोटिस जाना, वो भी निचली अदालत से, ऊपर के लेवल पे जाता तो एक बात समझ में आती है। तो उस पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। बहरहाल राजनीति ने एक दिलचस्प मोड़ जरूर ले लिया है। शकीलुज़्ज़मान साहब, आपसे जानना ये चाहेंगे, एक तो ये सवाल है ही है, दूसरा ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बाकी मंत्री रहे या बाकी जो नेता इसमें बेनिफिशियरी रहे, जिसमें कुछ कंपनियों के मालिक भी थे जो कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, ऐसा तो नहीं उनको बचाने के लिए मनमोहन सिंह को बलि का बकरा बनाया जा रहा हो? अब देखिए, ये आप कहिए कि किसी को बचाने या किसी को, ही अब सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटरिंग कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, और एनडीए की सरकार बन चुकी है, बीजेपी की सरकार बन चुकी है। और वही बीजेपी जो पहले, या उस बीजेपी के डायरेक्टर ने कहा था कि ये तोता है, अब वो तोता किसके, अब तो एनडीए के पिंजरे में बंद है। तो अब सवाल पैदा होता है कि कोई बचाने और किसी को जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया नहीं है। अब ये बात है कि यूसुफ भाई की इस बात से हम सहमत ज़रूर हैं कि ये सवाल दो खड़े होते हैं। एक तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि एक मनमोहन सिंह का जो स्टेटस और जो उनकी इमेज पूरी दुनिया में है, नॉट हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में एक ईमानदार, एक मुल्क को ऐसे पोजीशन में मुल्क को उभार के निकालने वाला एक लीडर, जब इकोनॉमिक कंडीशन पूरी दुनिया में बुरी हालत आ गई थी, वो ऐसा प्राइम मिनिस्टर और जिसकी अपनी भी योगदान हो देश के लिए और इस देश की इकोनॉमी के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। पर एक छवि ये भी तो है कि एक ऐसी सरकार का नेतृत्व कर रहे थे इसमें इतने सारे घोटाले हुए, लेकिन वो मौन रहे। नहीं, ठीक है, वो बात तो मैं आपको आगे कह रहा था। दूसरी बात ये है कि कोलेशन गवर्नमेंट चलाना, और उस कोलेशन के रिजल्ट में बहुत सारी चीजें आई सामने। अब वो, और लेकिन ये सारी जांच या सारे केसेस उसी गवर्नमेंट के वक्त है, इसकी भी तो क्रेडिट आप दे सकते हैं कि उसी वक्त मिनिस्टर्स हटे गए, मिनिस्टर जेल में भेजे गए, सीबीआई केसेस इंस्टीट्यूट हुआ। अब ये केसेस में जो अभी सम्मन का जारी किया जाना कोर्ट से है, लोअर कोर्ट से, इसके मतलब कोई एफआईआर जो है सीबीआई ने कोर्ट के सामने दर्ज की, ये आनन फानन कैसे हुआ है ये अभी क्वेश्चन मार्क है, या किस दबाव में हुआ है या कैसे ही हुआ है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि पार्टी का खड़ा होना उनके पीछे बहुत स्वाभाविक और बहुत सही है कि जो इस मुल्क को 10 साल तक, हम समझते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद इतने लॉन्ग और लंबे पीरियड तक इस मुल्क का नेतृत्व करने वाला शख्स मनमोहन सिंह था, उसके पीछे पार्टी को खड़ा होना ही चाहिए और होना स्वाभाविक भी है। ऐसा नहीं कि अब दूध की मक्खी की तरह हटा दें, कि आप कल ये भी कहिएगा कि दूध की मक्खी की तरह हटा दिया भाई मनमोहन सिंह जी को, नहीं, स्वाभाविक है। और उन्होंने भी, मनमोहन सिंह ने इस चुनौती को स्वीकार किया है कि मैं बेदाग साबित हो जाऊंगा, और तैयार हैं जो लीगल प्रोसेस है उसमें। और आज सोनिया जी ने भी यही कहा है कि वो बेदाग साबित होंगे, लीगल प्रोसेस को हम फेस करेंगे, पार्टी उनके साथ तो है, इसमें कोई बुरी बात है नहीं। इसे आप एक सामान्य प्रक्रिया ही मान रहे हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं देख रहे हैं? नहीं, राजनीति का जो प्रश्न है वो हमारे यूसुफ भाई ने कहा है, वो इतनी जल्दी में कैसे हुआ ये देखा जा सकता है, वरना हम समझते हैं कि जो मार्च को लेकर के, नहीं, मार्च में क्या है, पार्टी को खड़े होना ये राजनीति है ना, कि हाँ एक
अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपने एक्स लीडर के पीछे पार्टी खड़ी है, ये तो राजनीति है ही है कि हम किसी कीमत पर अपने लीडर को लेट डाउन नहीं होने देंगे, हमारे पार्टी के लीडर को आज डिमोरलाइजेशन फील नहीं होना चाहिए कि जो 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा और आज उसको किसी ना किसी तरह से बहुत सारे मामलात हैं, करप्शन भी हुए हैं, करप्शन उसी के सामने उजागर भी हुए हैं, कई मामलों में हेड ऑफ द स्टेट के नाते उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन वो लीगल प्रोसेस में पार्टी और स्वयं मुकाबला करने को तैयार है। इसके पीछे एक राजनीति भी आप कह सकते हैं, जैसा इन्होंने कहा कि पार्टी खड़ी हो रही है, अब तो अपोजिशन में है ना, अपोजिशन का रोल। जरा बीजेपी से पूछते हैं कि वो क्या कुछ करे। आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले जब कोयला घोटाला सामने आया, लगातार आपकी पार्टी ये कह रही थी कि कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास था और तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे प्रधानमंत्री पर। अब देख रहे हैं कि जब से ये समन जारी हुआ है उसके बाद से आपकी पार्टी का जो स्टैंड दिखाई दे रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कांग्रेस के पापों की सजा मनमोहन सिंह को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें खुद ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो बहुत ईमानदार थे, कांग्रेस गलत थी, मनमोहन सही थे। तो ये जो अब नई तरह की बयानबाजी आ रही है, क्या इसके पीछे क्या, जरा बताइए क्या कुछ है। देखिए, एक चीज मैं बताऊंगा विपुल जी कि कांग्रेस पार्टी यानी यूपीए गवर्नमेंट के अंदर कितने मंत्री जेल चले गए, और सुप्रीम कोर्ट में जब फाइल गया तो वहां पूछा गया, एक बार तो फाइल ही गायब हो गया। अब फाइल कहाँ गई है? प्रधानमंत्री जी उसमें संलिप्तता आ रही थी, उसमें भी उसी समय से, और जब इनकी सरकार थी, देश में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की शासन थी। अब भारतीय जनता पार्टी को उसमें क्या प्राप्त हुआ? उसमें ये देखिए, जब इनके लोग जब ऑलरेडी जांच के घेरे में चले गए, अभी भी ये कोर्ट के द्वारा ही हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी या हमारी जो सरकार है केंद्र में, इसका कोई किसी भी प्रकार का कोई भूमिका नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी के रहते हुए ये इस प्रकार की घटना होना वो अपने आप में एक शर्मनाक बात है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जो फाइल में साइन करते हैं, आज मान लीजिए हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। उसी प्रकार जब ये यूपीए के अंतर्गत में जब प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह जी, तो वो देश के प्रधानमंत्री थे, और उस समय वो कोयला मंत्रालय उनके पास था। अगर किसी भी प्रकार की ऐसी अगर उनको दुविधा थी तो उनको साइन नहीं करना चाहिए था। ये अब ये कोर्ट ने तभी तो उनको पूछताछ के लिए बुला रही है, नहीं तो आज तक ऐसे प्रधानमंत्री क्यों नहीं, कभी ऐसा क्यों नहीं बुलाया? इसलिए नहीं बुलाया कि ऐसे कभी ऐसा केस ये दुनिया के लिए भी नहीं, देश के लिए भी। आनंद जी, आपको पता नहीं है सेफ किट्स मामले में पीवी नरसिम्हा राव को कोर्ट ने बुलाया था, स्पेशल अदालत उनके लिए लगाई थी। यूसुफ भाई आपने बड़ा बढ़िया आपने वकालत किया, कांग्रेस में अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो मैं आपको बधाई दे दूंगा। आनंद जी, ले दो ना। लेकिन आपने बहुत अच्छा कहा कि भाई ये अचानक बीजेपी के शासन में हो गया। अचानक कहाँ हो गया? पहले से केस चल रही थी, उसमें अभी एक विषय आ गया कोर्ट के द्वारा कि नहीं, इसको एक बार प्रधानमंत्री जी से क्लैरिफाई किया जाए कि वास्तव में ये फाइल कैसे इस प्रकार का हुआ। पूरा सुप्रीम कोर्ट ने सारे कॉल ब्लॉक्स को नीचे से ऊपर तक का खारिज कर दिया गया, इसमें बहुत तमाम गलतियां देख करके, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं था, उसमें जो रेवेन्यू लॉस दिखाया था, उस सब गलतियों को देख करके सारे कॉल ब्लॉक्स को उन्होंने ये कर दिया, खारिज कर दिया। और कई उद्योगपति उसमें फंसे हुए हैं, केवल प्रधानमंत्री जी का बात नहीं है। साहू जी, एक मिनट मैं आपको रोक रहा हूँ, एक मिनट रोक रहा हूँ, छोटे से ब्रेक का, कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो गया है। घटना एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर घटना चक्र में, और आगे चल करके ये भी जानेंगे कि आखिर में मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है मनमोहन सिंह की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की। आजकल उनको समन जारी हुआ निचली अदालत की तरफ से, और आज सोनिया गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेता उनके समर्थन में उनके घर पहुंचे और कहा कि उन्हें विश्वास है कि
अदालत उन्हें पूरी तरीके से बरी करेगी और पार्टी उनके साथ खड़ी है। तमाम हमारे साथ जो हमारे पैनल में मौजूद लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे अब जरा बातचीत करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार ने ये नहीं कहा कि मनमोहन सिंह पूर्ण रूप से उसमें लिप्त हैं या कुछ है। ये तो कोर्ट का डिसीजन होने वाला है। कोर्ट जो निर्णय लेगी वो उसमें इतना छटपटाहट क्यों हो रहा है कांग्रेस में, और सोनिया जी इतना बड़ा डेलीगेशन यात्रा क्यों कर रहे हैं। ये कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जो कहते हैं ना, वो किसी वो दाढ़ी में तिनका, वो हालत इसमें दिख रहा है कि कहीं उनका तो कहीं गड़बड़ नहीं है, कहीं उनका तो कोई लिप्तता नहीं है। ये देखिए, कोर्ट है, कोर्ट ने सम्मन किया है, सरकार का कोई उसमें भूमिका नहीं है। चलिए ठीक है, दूध का दूध पानी का बिल्कुल बिल्कुल, अदालत करेगी, वो तो अदालत तय करेगी। चोपड़ा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, और क्या आपको लग रहा है कि आगे आने वाले समय में मुश्किलें क्या मनमोहन सिंह के लिए बढ़ सकती हैं क्या? मेरी तो समझ है कि क्रोनी कैपिटलिज्म दोनों राहु केतु चला रहे हैं, सीधी बात। और असलियत यह है कि जहां पर चोरी का दायरा शेयर किया जा रहा है, इस केस में भी कह रहे हैं कि एनडीए के टाइम से ये नीतियां तय की गई थी जी। और वो दूसरा 2G केस जो है, अभी वो बेजल की किताब निकल आई है, उसमें उन्होंने ये इशू फिर उठाया है। तो मुझे तो देश के लिए दुख है कि आज एक ईमानदार आदमी भी इस फंदे में खेलते हुए जरूर कहीं ना कहीं जा फंसेगा, चाहे वो व्यक्तिगत कितना भी ईमानदार अपने आप को बनाना चाहे या ना बनाना चाहे। सिस्टम इतना करप्ट हो गया है, सिस्टम इतना करप्ट हो गया है कि अच्छे से अच्छा आदमी अपने आप को इस सिस्टम में अगर वो खेल खेलेगा तो गंदे हाथों निकलेगा, गंदे हाथों निकलेगा। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर, अब आप किस तरीके से देख रहे हैं? अकील साहब, आम आदमी पार्टी से आप हैं और कांग्रेस के साथ आपने सरकार भी चलाई है, और उससे पहले आप तमाम आरोप भी कांग्रेस पर लगाते रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि ये देश किसका है, देश की जिम्मेदारी किसके प्रति है? ये कांग्रेस का देश है, बीजेपी का देश है, पॉलिटिकल पार्टी का देश है, या इस देश की जनता का देश है? देखिए, देश के संसाधन किसके हैं? वो देश की जनता के संसाधन है। उनका अगर दुरुपयोग कोई करता है तो एक पार्टी अपना प्रदर्शन करने लगती है कि नहीं, हम इसके साथ में है। ये देश के साथ में है या उसके साथ में है जिसके विरुद्ध देश की अदालत ने एक पास किया है, सम्मन उनको भेजा है कि आप इसके आरोपी हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ कि मनमोहन सिंह की छवि चाहे कितनी भी बड़ी ईमानदार हो, चाहे कितनी बड़ी मशहूर हो, उन्होंने 10 साल में जो कुछ भी किया है, क्या उसकी वो फीस लेंगे? जो इस तरह के संसाधनों का दुरुपयोग अपने आंखों के सामने होते हुए देखेंगे और उसको आंखें बंद करके होने देंगे? ये जिम्मेदारी किसकी है? और ये एक मोदी साहब के लिए भी वार्निंग है कि देख लीजिए, सिस्टम को जब तक आप बदलेंगे नहीं तो ये आपके साथ भी हो सकता है। मनमोहन सिंह की ईमानदारी उनके लिए जब वो घर के अंदर बैठे तब तक ठीक है, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी इस देश के प्रति है, ना कि कांग्रेस के प्रति, और ना ही अपने पार्टी के लोगों के प्रति, ना ही उन मिनिस्टरों के प्रति जिन लोगों ने ये सब काम करवाए हैं उनसे। ये पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस, बीजेपी और पॉलिटिकल पार्टी की पूरी तरह जिम्मेदारी है। उन्होंने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है और इसका सिला उन्हें भुगतना पड़ेगा। चलिए, मैं सिर्फ एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। आपके साथ भी हो सकता है, अगला मुद्दा आपके ही बारे में, आपके साथ क्या कुछ हो रहा है, सबके साथ होना चाहिए, होना चाहिए। बहुत संक्षेप जी, एक चीज है, अगर गलत काम किया है तो आपको मालूम है कि अभी जो कोयले के ब्लॉक्स मिले हैं, हिंडाल्को को 2 ब्लॉक्स दे दिए गए हैं। एक तरफ उनके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन ये कोर्ट के सामने आंसर कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको 2 और ब्लॉक्स मिल गए हैं। तो आप ये समझ लीजिए, जो मनमोहन सिंह के साथ हुआ है वो मोदी सरकार के साथ भी आगे आते हैं। एक सवाल मैं जरा यूसुफ अंसारी साहब से पूछना चाहूंगा। एक सवाल, 2 चीजें, एक बात, सिस्टम सर जरा सवाल सुन लीजिए, अंसारी साहब से सवाल मेरा है, यूसुफ। एक बात कही थी पूर्व प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह ने, कि ये इतिहास इस बात का फैसला करेगा कि वो मुझे किस तौर पे याद रखता है।
एक तो ये कि आप कैसे देख रहे हैं, कैसे ये मामला क्या उनके ऊपर दाग लगा सकता है। दूसरा मसला ये है कि क्या आपको लगता है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ी थी, क्योंकि अभी मैं खबर देख रहा था कि अभी 200 ब्लॉक का आवंटन होने, 20 ब्लॉक के आवंटन से ही 2 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है सरकार को आय हो चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में इतनी बड़ी रकम का एक लॉस हुआ जिसका कहीं ना कहीं चाहे वो सिस्टम की खामी रही या कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश रही, और हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी इसमें बनती है? देखिए, हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते उनकी जिम्मेदारी तो बिल्कुल बनती है, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे पिछली बार जो तर्क दिया गया कि साहब ये पॉलिसी जी थी, कोल ब्लॉक के आवंटन की पॉलिसी एनडीए सरकार में बनी थी, इससे पहले की सरकार में बनी थी, और उसी पॉलिसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो रही होगी, तभी इतने बड़े सवाल उठे, तभी ये जांच हुई, सीएजी में बात पकड़ी गई। लेकिन और भी कई सवाल उठते हैं। जिन कोल ब्लॉक्स पर सवाल उठे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करने का उन्हें आदेश दिया, और यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार ने उन तमाम कोल ब्लॉक को आवंटन को रद्द किया। क्या मजबूरी है कि मोदी सरकार उनको रिवाइव कर रही है? ये भी तो सवाल उठते हैं ना। तो सवाल ये है कि अब चूंकि सारा मामला सब जुडिस है, अदालत के सामने है, तो हमें वेट करना चाहिए, अदालत का करना चाहिए, अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और अब जब मनमोहन सिंह पर ये सवाल उठे हैं, उनको सम्मान आया है अदालत का, तो देखते हैं 8 अप्रैल बहुत दूर तो नहीं है, 8 अप्रैल को वो क्या जवाब देते हैं, और इस बीच और क्या क्या बातें अंदर से बाहर निकल के आती हैं, इन सबको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सॉलिडिटी जो बता रहे हैं, इसका मतलब सही में राजनीति है, हम साथ में सीबीआई ने दिया है इसका एक समन, उसमें सॉलिडिटी मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं कि जो मतलब डिसीजन जो होगा या जो भी जजमेंट होगा फिर देंगे वो? भाई, अगर कांग्रेस चुनाव हार गई, लोकसभा का चुनाव दिल्ली का भी हार गई या कई और राज्यों में हार गई, तो क्या आपने उसे राजनीति करने का हक छीन लिया है? राजनीति करें, लेकिन किसके लिए करें? देश के लिए या अपने लिए? देश की जनता के लिए करना चाहिए ना। आपको लग रहा है कि मनमोहन सिंह के लिए हो सकती है? यही जो सवाल जो मेरा यूसुफ साहब से था कि क्या इतिहास वाला जो मेरा सवाल था कि इतिहास किस रूप में याद करेगा, ये इसका फैसला इतिहास करेगा, ये कहा था उन्होंने। क्या ये पूरा मामला, क्या मनमोहन सिंह की छवि इतिहास में कैसी रहेगी, ये तय करेगा क्या? नहीं, देखिए, ये तो बड़ी मुश्किल की बात ज़रूर है। मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति की जो इमेज थी, वो काल कोठरी में आके वो फंस गए हैं, उसमें ज़रूर है। लेकिन निश्चित रूप से ये जो केसेस हैं, 2 बार वही सीबीआई ने उसको क्लोजर लगाया था, इसमें कुछ दम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी उसको मोहर लगाई थी। लेकिन अब कानून, हिंदुस्तान में कानून की एक प्रक्रिया है, और कानून की प्रक्रिया को पूरा करके मनमोहन सिंह को आगे निकलना चाहिए, तब इतिहास बताएगा कि वो इस तरह के जो सरकारें, जो कोलेशन सरकार की मजबूरियों, सिचुएशन, सोसाइटी और समाज में बढ़ते हुए व्याप करप्शन, ऐसा है कोई एक है, उसके बाद एक व्यक्ति ने किस तरह से हुकूमत करके वो फंसा या निकला, वो तो बताएगा आने वाला इतिहास। लेकिन हम समझते हैं कि इस केस में उनको कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब जहां तक ताल्लुक है संसाधनों का, तो निश्चित रूप से ये तो सारे पॉलिटिकल पार्टी को विचार करने की बात है। जहां जिनकी सरकारें हैं वहां कुछ अलग अलग तरीके से बात आ जाती है। अब लेफ्ट के भाई हैं हमारे, बंगाल में क्या हुआ, अब उसकी हम कहानी बोलेंगे तो वो अलग कहानी होगी, अब उसकी अभी मौका नहीं है, तो वो उसको वहां जस्टिफाइड। एक मिनट मैं अगर मैं बता दूंगा तो फिर वो बहुत सारे झंझट खड़े हैं, वहां नया सवाल होगा। अब बीजेपी और बीजेपी वो एनडीए ही की पॉलिसी को आगे लगाए, और इतने हंगामा के बावजूद आज फिर उन ब्लॉकों को उन्हीं को दे रहे हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि सोसाइटी और ये जो सिस्टम है, सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई कमी है, और उस कमी के ऊपर जरूर कुछ ना कुछ अंकुश लगाना ही पड़ेगा। ये जनता का अधिकार है। खराब है, इतिहास लिखा जा रहा है आगे नहीं ना, ये हाँ, निश्चित रूप से अभी डिबेट करेंगे ना आपके सब्जेक्ट पर, तो आपको पता लगेगा कि वो 40 साल और 60 साल और 180 साल की पार्टियों का और 16 महीने की पार्टियों का क्या फर्क है। उसके बाद एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और जो भी है, अभी जो सारी विषय जो आ रही है, जो नीलामी कर दिया यानी केंद्र सरकार ने, उसमें ग्लोबल टेंडरिंग और सारा जो पैरामीटर तय किया गया था, जो जो सुझाव दिए गए थे, सभी को लेकर के, और रेवेन्यू देखिए कितना आया। वही सरकार जब पिछले बार की थी तो रेवेन्यू कितना था और अब कितना डिफरेंस। वही ब्लॉक को अगर हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करने के बाद टेंडर किए हमारी सरकार ने,
और यही सरकार के कारण अभी लाखों करोड़ रुपया आ रहा है, जो कि पिछले सरकार में नहीं आई थी। तब क्यों ये सवाल हमारे मित्रों ने उठाया? ये मुझे लगता है कहीं ये सब चीज जो है आरोप केवल करके निकल जाना शायद नाइंसाफी होगी। चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना निश्चित रूप से अदालत के फैसले का और अदालत का सम्मान है, देखना ये है। लेकिन इतिहास जो है मनमोहन सिंह को किस तरीके से याद रखता है। 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे और वित्त मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया है, तो निश्चित रूप से इस पर सबकी नजरें रहेंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद चर्चा आम आदमी पार्टी पर। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे आपकी, यानी आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी के अंदर मचा भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस पार्टी ने स्टिंग पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, अब वही पार्टी स्टिंग पॉलिटिक्स में बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है। कभी राजेश गर्ग का स्टिंग सामने आता है, इसके अलावा आज जो है पूर्व विधायक कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया, उन्होंने कहा संजय सिंह ने उन्हें अप्रोच किया था और अगर संजय सिंह मना करेंगे तो हम सबूत भी पेश कर देंगे। संजय सिंह ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और अगर ये साबित कर दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण पहले ही साइडलाइन हो चुके हैं। क्या कुछ चल रहा है और क्या उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि बड़ा बहुमत मिला था, 70 में से 67 सीटें दिल्ली में मिली है। लेकिन इस पर हम चर्चा करें उससे पहले जरा बीजेपी की तरफ से जरा क्या कुछ बयान आया है। निश्चित रूप से जब इस तरह का हंगामा होता है तो टीका टिप्पणी बाकी दल करते हैं, सुनते हैं जरा। देखिए, वो अभी भी अपने को सबसे ज्यादा ईमानदार विधायक बताएंगे, नेता बताएंगे, क्योंकि ये लोग एक ऐसे आडंबर में जी रहे हैं जिसकी स्क्रिप्टिंग बहुत योजनाबद्ध ढंग से की गई थी, केवल और केवल दिल्ली की जनता को भ्रमित करने के लिए, अपने उल्लू को सीधा करने के लिए ये सब किया जा रहा था और वो सारी चीजें एक एक करके सब सामने आ रही हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ सुनीत चोपड़ा जी हैं, नेता सीपीएम के, डॉक्टर शकीलुज्जमान अंसारी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, आनंद साहू जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, अकील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेता आम आदमी पार्टी के। तमाम सवाल इनसे आज पूछे जाएंगे। यूसुफ अंसारी साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जरा आम आदमी पार्टी से सवाल हम बाद में लेंगे, पहले जरा यूसुफ साहब आपसे ही शुरू करते हैं। क्या कुछ हो रहा है? काफ़ी उम्मीदें थी, तमाम स्वराज की बात हो रही थी और जब से 67 सीटें मिली हैं उसके बाद से जो पार्टी का अंतर्करा जिस तरीके से बाहर आ रहा है, आपको लग रहा है जो लोग उम्मीद कर रहे थे उन उम्मीदों के साथ एक तरीके से ये धोखा हो रहा है? क्या कुछ आप देख रहे हैं? क्या ग्रुपिज्म हो गया है? कोई किसी पर टिप्पणी कर रहा है, कोई किसी पर टिप्पणी कर रहा है? देखिए, ग्रुपिज्म तो हर पार्टी में होता है और भारतीय लोकतंत्र में ये परंपरा रही है, एक पार्टी में अलग अलग गुट होते हैं। लेकिन उन पार्टियों में बाकी पार्टी जो एस्टेब्लिश पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है या सीपीएम है या दूसरी और पार्टियां हैं, उनमें ग्रुपिज्म उस हद तक नहीं जाता कि वहां एक दूसरे के लिए सर्वाइवल का संकट पैदा कर दें। यहाँ तो बुरी हालत हो गई है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी ने पहली बार और आखिरी बार सरकार बनाई है कि अब दोबारा सत्ता में आना नहीं, कि जो मिला है अभी इसी के अंदर हम सब कुछ कर लें। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पार्टी के दो, कहना चाहिए कि ऐसे स्तंभ थे, मजबूत स्तंभ थे और इनके योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। प्रशांत भूषण जब पार्टी बन रही थी 2 करोड़ रुपया उन्होंने चंदा दिया था। वो सुप्रीम कोर्ट में तमाम केसेस को लेकर के आम आदमी पार्टी के बिहाफ पर खड़े रहे और अंजाम तक पहुंचाए। जो आप हम कोयला घोटाले की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, उनको सामने लाने में और अंजाम तक पहुंचाने में बड़ा योगदान रहा। योगेंद्र यादव ने लगातार पार्टी के हक में सर्वे किया, सेफोलॉजिस्ट वो रहे हैं और बहुत अच्छे से पार्टी का पक्ष रखते थे। लेकिन अब अचानक क्या हुआ
कि भाई आपने दोनों को ठिकाने लगा दिया, मांग हो रही थी उनको पार्टी से बाहर निकाला जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं इनका स्टिंग करने में मास्टरी है, तो ये एक दूसरे का स्टिंग करते रहते हैं और वक्तन वक्ता उसे सामने लाते हैं कब किसकी। अभी तो देखिएगा आप किस किस का स्टिंग ऑपरेशन किस किसने करके रखा है और कौन कौन कब कब उसे सामने लाता है, ये आने वाला वक्त आपको बताएगा। हालात अच्छे नहीं हैं, आम आदमी पार्टी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। आम आदमी पार्टी को जनादेश मिला है दिल्ली की समस्याएं दूर करने के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी आपस में उलझ गई है, एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। सारा खेल राज्यसभा की सीटों के लिए है। नए लोगों को लगता है कि अगर पुराने लोग रहेंगे तो राज्यसभा की सीट उनका जायज हक बनेगा। भाई प्रशांत भूषण को राज्यसभा की सीट आप क्यों नहीं देंगे, सीनियर आदमी है। योगेंद्र यादव को किस आधार पर करेंगे? तो ये संजय सिंह, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, इनको लगता है कि सबसे पहले इनको भगाइए आप। पार्टी के अंदर के लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा सर, पूरा मौका मिलेगा। अभी तो आप ही का है, 4-5 क्वेश्चन कर दिए ना। मैं सवाल एक बार करें तो बेहतर है। नहीं आप बोल आराम से। मयंक गांधी ने साफ साफ सवाल उठाया कि जब प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पीएससी से खुद हटने को तैयार थे, मयंक गांधी को लगता पता ही नहीं उन्हें पूरा हिस्ट्री। हाँ आपको सब पता है। नहीं मैं बताऊंगा आपको। हाँ बताइए। आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नहीं है। देखिए मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, साधारण कार्यकर्ता कार्यकारिणी को शायद नहीं होगा। जमीन पे काम आपकी पार्टी में नहीं है वो फीडबैक बिल्कुल जमीनी हकीकत है। जमीनी हकीकत है। प्लीज एक थोड़ा सुन भी लिया। तो जब मयंक गांधी ये कोई पार्टी के लीडर नहीं है, ये जर्नलिस्ट है, इनकी बात पूरी सुनिए फिर आप जवाब दीजिए। पीएससी से हटने को तैयार थे तो फिर क्यों उनके खिलाफ बाकायदा प्रस्ताव ला करके उनको इंसल्ट किया गया? क्या किसी पार्टी में ऐसा होता है कि अपने संस्थापक सदस्य जिन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान अदा किया हो, सब कुछ किया हो, उनको आप इस तरह जलील करेंगे? ये कौन सा तरीका राजनीति का होता है? ये मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल बार बार बात करते थे कि हम राजनीति करने नहीं है, राजनीति को बदलने आए। तो क्या राजनीति को बदल के आप जो है इतने निम्न स्तर पर ले जाएंगे? चलिए मैं बाकी लोगों से राय लूं, उससे पहले सीधे चलते हैं अखिल अहमद साहब के पास। अखिल साहब एंकर आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं। मुझसे सवाल में कुछ जवाब दीजिए। हमेशा हर आदमी आप सवाल ही पूछते हैं सर। सवाल उसका जवाब इसी में नहीं था। उसका जवाब इसी में नहीं था। ये जो बोल रहे हैं अपने प्रशांत भूषण जी के लिए और योगेंद्र यादव जी के लिए, जो उन्होंने क्वेश्चन किया कि इन्हें क्यों मतलब कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मैं आपसे सुनिए सवाल सुनिए। एक ही विषय आप मेरी बात सुनेंगे नहीं तो क्या जवाब दूंगा मैं? पहले सवाल मुझे करने दीजिए सर। सवाल मुझे करने दीजिए, आप जवाब दे दीजिए सर। मैं क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ आपसे। अरे मुझसे मत सवाल कीजिए सर, आप जवाब दे दीजिए। आपकी पार्टी जो है तोड़ की राजनीति में उतर आई। जवाब दे दीजिए। आप समय कम है। बीजेपी की क्या इतिहास रहा है, सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। आप करेंगे उससे नहीं। आपसे निवेदन है, अभी थोड़ा रुक जाइए। काम किया जब इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इन लोगों ने पार्टी को हराने की कोशिश क्या कर रहे हैं? बड़ा जुर्म कौन सा हो सकता है? अखिल साहब आपकी चैनल के अगेंस्ट आपकी आवाज ऑडियो नहीं जा रही सर। आपका ऑडियो डाउन कर दिया गया है। उसको चैनल को अखिल साहब आपका ऑडियो करेंगे सर, आपका ऑडियो ऑडियो नहीं जा रहा है। अखिल साहब आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि साहब योगेंद्र यादव ने और प्रशांत भूषण ने पार्टी को हराने का काम किया है। हराने के लिए बहुत एफर्ट्स किए इन्होंने अपने पर्सनल एजेंडा की वजह से। नहीं ये बताइए कि पार्टी अरविंद केजरीवाल की है या आम आदमी की है? सवाल यही उठ रहा है। आम आदमी की पार्टी क्या हो रहा है? अरविंद केजरीवाल तो मुझे बताइए सर जी कौन साजिया पार्टी के खिलाफ, योगेंद्र यादव पार्टी के खिलाफ को आप इमेजिन नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल जितने लोग आए हैं, मैं ये 10 साल से साथ में, मैं अरविंद केजरीवाल के साथ में उस वक्त के साथ हूँ जब पार्टी बनी भी नहीं थी। जी इंडिया के करप्शन में थे और उससे 10 साल से ऐसे अरविंद जी काम कर रहे हैं। अखिल जी देश की जनता के लिए। अखिल जी उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी है, उन्होंने अपने पूरे सुख सुविधाएं छोड़ी है। किसके लिए छोड़ी है? अपने लिए। बड़े बड़े जो भी राजनीति में लोग हैं, इस राजनीति को बदलने के लिए वो आए हैं और इस राजनीति को बदल के रहेंगे, चाहे ये बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टी वाले
कितना भी उनके खिलाफ साजिश रच ले, उनको बदनाम कर दे, देश की जनता को भ्रमित कर दे, ये सब बातें बिल्कुल नहीं चलेंगी। आप देखेंगे अभी मोदी जी ने देख लिया है इस तरीके से उन्होंने अगेंस्ट में बोल करके 67 सीटें दिलवाई आम आदमी पार्टी को, और आगे भी यही होने वाला है, आगे भी यही होने वाला है। ये आप इस बात को आज की डेट में नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, नोट कर लिया। आप बात कीजिए, सवाल तो सुन नहीं लीजिए। रहे हैं दिल्ली के लिए क्या काम सवाल तो सुनिए, आप क्या कर रहे हैं? कीजिए आप सवाल सुनिए। सवाल यहाँ पर सीधा सीधा आपसे ये है कि आखिर में प्रशांत भूषण या योगेंद्र यादव, मैं मानता हूं, चाहिए आपकी बात सही है, पार्टी को हराने के लिए काम कर रहे थे, क्या वजह रही कि जो पार्टी का संस्थापक सदस्य रहा, जिसने पार्टी बनाई, जिसके लोकपाल को लेकर के आप चुनाव लड़े, जिसके लोकपाल को लेकर के आप आंदोलन कर रहे थे, वो आदमी आपके खिलाफ हो गया? क्या वजह है? कुमार विश्वास नाराज है, क्या वजह है? साझा नाराज है। आपकी कंपनी का फाउंडर मेंबर जैन टीवी का, अगर आपकी जैन टीवी के खिलाफ काम करने लगे तो आप क्या करेंगे सर, ये बताइए। वजह क्या है इस तरह क्या करेंगे? बोलने लगे आपके दीमक ये दीमक और छिपकली को मतलब बीच में बिल्कुल दीमक है, दीमक लगे, टीवी की बहस है, सबको पता है, पूरे देश की बहस है, जरा गंभीरता से बात कीजिए आप, उसको शब्दों को जाल में मत फंसाइए, सीधी बात है ये, उसको आपने बहुत अच्छी बात कही, यथार्थ के धरातल पे पार्टी के नेता, यथार्थ के धरातल पे आपने बहुत अच्छी बात सर, मुझे लगता है कि सुनने के मुद्दे शकील उज़्ज़मान अंसारी साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये जिस तरीके का हंगामा मचा हुआ है, एक एक करके पार्टी के लोग निकल रहे हैं, इसकी वजह राज्यसभा सीट आप मान रहे हैं, इसकी वजह आप ये मान रहे हैं कि केजरीवाल भी अब, या आम आदमी पार्टी भी अब, जैसे समाजवादी पार्टी है, बसपा है, कि एक आदमी जो है वो लीड कर रहा है, उसके अलावा बाकी जितने लोग दावेदार हो सकते हैं उसके इर्द गिर्द, उन सबको किनारे लगाने की कोशिश हो रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जन्म कैसे हुआ? एक आंदोलन, करप्शन के खिलाफ मुहिम, और उसके जो नेता उस वक्त थे उनके मना करने के बावजूद इस पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई। उसके बाद जो उनका इच्छा शक्ति था कि हम सोसाइटी को बदलना है, इस सोसाइटी को एकदम पाक और साफ शफाफ बनाना है, पॉलिटिक्स कभी करने की इच्छा थी, कभी नहीं थी, बहरहाल। लेकिन हमको लगता है कि ये 2 साल 3 साल का भी इंतज़ार नहीं किए कि वो हाई आइडियोलॉजी को हम अब साथ रखें, बल्कि सत्ता में आने के फौरन बाद जैसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में जितनी चीज़ें पदों के लिए हो रही है वही है। और तीसरी बात यह है, जो पॉलिटिकल पार्टियों का 2 तरह का ओरिएंटेशन है, जो एक है इंडिविजुअल बेस्ड ओरिएंटेशन, जैसे आपने कहा अभी मायावती की पार्टी का है, जैसे बिहार में लालू प्रसाद जी की पार्टी है, जैसे मुलायम सिंह जी की, यानी ओरिएंटेशन है ओरिजिनल वन पॉइंट पर चाहे। तो अब वो अरविंद केजरीवाल को ही बेसिक पॉइंट बना के ये पार्टी अभी चल रही है, और जो उनके विरोध में आएंगे उनको, चाहे उनका त्याग रहा हो नहीं रहा हो, इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करते हैं, उनको पार्टी से हटना पड़ेगा। अभी तो प्रशांत भूषण है, योगेंद्र यादव हैं, हमको लग रहा है, और काफी लोग पहले पार्लियामेंट के छोड़ के चले गए, अभी बहुत सारे लोगों को हटना है, इसलिए कि एक व्यक्ति ओरिएंटेड पार्टी का जन्म आम आदमी पार्टी के रूप में हो चुका है, अब उसी रूप में वो काम करेगी। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके ब्रेक पे वापस आएंगे तो इस पर चर्चा जारी रखेंगे। 2 सवाल अभी भी हैं कि जिन आदर्शों को लेकर पार्टी चली थी, एक व्यक्ति एक पद, साथ ही साथ कांग्रेस से सवाल उस समय ये किए गए थे कि क्यों नहीं जो फैसले लिए जाते हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और तमाम लोगों को उसका साक्षी बनाया जाता है, ताकि लोग समझ सकें कि कितनी डेमोक्रेटिक तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। इन दोनों चीज़ों पे आम आदमी पार्टी खुद अमल क्यों नहीं कर रही, ये सवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद। घटना चक्र ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के अंदर मचे बवाल के ऊपर। रोज नए खुलासे, रोज नई बातें, रोज नए बयान। आखिर में जो उम्मीदें थी लोगों की, क्या
वो समाप्त हो रही हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अब जरा एक बीजेपी से प्रतिक्रिया लेते हैं। आनंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, बड़ी करारी हार मिली आपको, कैसे देख रहे हैं आप ये जो मौजूदा स्थिति है? क्या वजह मान रहे हैं इसकी आप? देखिए, दिल्ली में जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, मैं समझता हूं कि उसको एक नए सिरे से सोचना चाहिए कि जनता को किस तरह से गुमराह करने का जो एक रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर बनाया है किसी ने, तो अरविंद केजरीवाल है। वाराणसी गए, एक मिनट, वाराणसी गए, एक मिनट सुनिए ना, वाराणसी गए आपके पास। अरे आप सुनो ना, भोंपू बनने से कुछ नहीं होता है, वो आपका भोंपू बंद रखिए अभी थोड़ी देर के लिए। मेरा ये कहना है, जब अरविंद केजरीवाल वाराणसी गए थे तो पता है उन्होंने क्या कहा विपुल जी? कहा कि मैं चाहे मर जाऊं चाहे जीऊं, लेकिन मैं वाराणसी छोड़ के नहीं जाऊं, चाहे हारूं चाहे जीतूं, मैं वाराणसी का रहूंगा। अब वहां उसके बाद दोबारा गए नहीं। वैसे ही दिल्ली में अब देखिए 50-60 साल मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी एक तरह से अपोजिशन में रही, अभी ये लोग सरकार में आए। वजह क्या मान रहे हैं सर? समय थोड़ा कम है इसलिए विपुल जी प्लीज लेट मी कंप्लीट। देखिए, ये 50 दिन भी ये शासन में नहीं रहे, उसके बाद छोड़ के गए। ये खुद भागे थे, किसी ने नहीं भगाया था। वो तो पुरानी बात हो गई, अभी की वजह क्या है? उसके बाद एकदम शॉर्ट में 1-2 लाइन में खत्म कर रहा हूँ। इन्होंने एक 6 महीना की जो है अपोजिशन में एक तरह से रहने का जो एक होना चाहिए, एक अंदर से साहस, वो साहस खो दिया और कांग्रेस के 6 विधायक को तोड़ने के लिए अपना दांव पे शुरू कर दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी देखिए जोड़ तोड़ नहीं करने के कारण 4 सीटों के कारण 4 सीटों को सुन लीजिए आप कितना भी सुन लीजिए, आप झूठों का आडंबर जितना भी चिल्लाइए, जितना जवाब आपको वोट दिया, सुन लीजिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है, आगे भी आने वाला टाइम में सुन लीजिए। ये जितना अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दिखावा कर रहे थे कि नहीं नहीं साहब हम राजनीति में सत्ता के लिए वो सामने दिख गया। अभी संजय सिंह जी एक टीवी डिबेट में आए, कह रहे भाई रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन इसमें गलत क्या हुआ, जोड़ तोड़ थोड़ी ना कर रहे थे। हम तो कह रहे थे कि 6 लोग आ जाएं, बाहर से समर्थन दे दें और समर्थन ले लेंगे हम। वही आदमी केजरीवाल कहा कि मैं बच्चे की कसम खाता हूं, न कांग्रेस से न बीजेपी से न समर्थन दूंगा। वही आदमी, वही इतना गिरा हुआ इंसान देश के लिए, दिल्ली के लिए के सामने उसका नकाब उतर चुका है। जनता ने जो विश्वास किया है उनकी सजा ये हाई पड़ेगी बीजेपी। चले सेक्रीफाई करने वाला आपको लीडर जनता को धोखा दिया है। षड्यंत्र है। आनंद जी और चर्चा हमारी पार्टी हो रही है। ये तो चोपड़ा साहब वक्त ही बताएगा। अरे चोपड़ा साहब को सुन लीजिए। चोपड़ा साहब काफी देर से जी। चोपड़ा साहब, ये जो स्थिति बनी हुई है, क्या कैसे आप इसे जज करेंगे? मैं तो और अकील साहब से निवेदन है कि आप बीच में ना बोला करें। मैं तो फैज अहमद फैज को ही इस समय याद कर सकता हूँ कि वक्त करीब आ पहुंचा है जब ताज उछाले जाएंगे और तख्त गिराए जाएंगे। कुछ अपनी जजा को पाएंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। ये सजा का भी दायरा काफी बड़ा होगा, जजा का भी दायरा हिंदुस्तान की जनता के लिए होगा। अब आपसे जरा अकील साहब, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत शांति से जवाब देंगे, ज्यादा सवाल नहीं करेंगे। सवाल यहां पर यह है कि लोगों ने आपको बहुत क्लियर मैंडेट दिया। सवाल यह है कि जब आपको काम करना था, ये क्या हो क्या रहा है कि एक आदमी स्टिंग कर रहा है, कभी कोई बोल रहा है कि स्टिंग कर लिया, कोई कह रहा है मैंने स्टिंग कर लिया, कोई कह रहा है मैंने प्रशांत भूषण से, योगेंद्र यादव ने बात कही थी लोगों से वोट ना देने की और सरकार ना बनने के लिए, उसका स्टिंग हो गया। आशीष खेतान कुछ और कह रहे हैं। क्या क्यों ये ऐसी स्थिति बनी हुई है आपकी? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि जो चीज डिस्कस होनी चाहिए मीडिया में आज की डेट में, दिल्ली के अंदर जिस बात के लिए मैंडेट दिया गया है, उसको चर्चा करेंगे। वो है देखिए सुन लीजिए प्लीज अभी समय इतना नहीं है सर। पानी बिजली समस्या दिल्ली की बहुत बड़ी है, उसको करने के लिए समस्या के बारे में चर्चा कर ली। आज का मुद्दा कुछ और है। सुनेंगे नहीं तो मैं जवाब कैसे दूंगा सर? मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए। आप
समय कम है, आप चीजों को अलग ले जा रहे हैं एजेंडे से। जो भाषण देने का जो भी स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, आशीष खेतान बोला हुआ है क्या थे कि आशीष खेतान पत्रकार थे, बुलेट.कॉम था, उनका प्रोफेशन रहा है स्टिंग ऑपरेशन करना। अरे सर एनालिस्ट सर आप प्लीज सुन लीजिए, खेतान जी ने साफ बोला हुआ है कि अगर इस स्टिंग ऑपरेशन पे आप डिस्कस करना चाहते हैं तो पूरे देश में डिस्कस कीजिए इसको, साफ साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जवाब उस वक्त ये बात अगर आप उस वक्त की सारी सिक्वेंस ध्यान रखते हैं तो ये देखिएगा कि अरविंद जी ने बोला था कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली की जनता प्रेस कर रही थी कि अभी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इसलिए हमने उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की। और ये दो जो है विधायक वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, तो बाकी 6 लोगों से बात करने की कोशिश की है और ये साफ क्लियरली उस वक्त भी था, अभी भी क्लियर है, इसको डिस्कस कर लीजिए। बाद ये जो स्टिंग ऑपरेशन ये भी उस वक्त हो चुका था, स्टिंग ऑपरेशन बताया जा चुका था। ये आसिफ मोहम्मद खान जैसे लोग बीजेपी और कांग्रेस में ही हो सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी में कभी नहीं हो सकते हैं। इस तरह के लोग योगेंद्र यादव जैसे लोग तो आपकी पार्टी में है। ये प्रशांत जी ने सुनिए, प्रशांत जी ने और योगेंद्र यादव जी ने चिट्ठी लिखी है सारे पब्लिक आम आदमी पार्टी के वर्कर के नाम पे, उसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि हम लोग इस पार्टी को नहीं तोड़ना चाहते हैं और साफ उनकी लैंग्वेज से साफ हो रहा है कि दे आर रिग्रेटिंग, और उन्होंने उसके बाद बिल्कुल अपना मुंह बंद कर लिया है क्योंकि उनको पता लगने लगा था कि ये जो दूसरे लोग हैं दूसरी पार्टी इसका जो है ना नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ओके, जब ये अन्ना का आंदोलन समाप्त होकर आम आदमी पार्टी बनी थी, उस समय कल भी मैंने ये बात कही थी कि उस समय किसी पत्रकार ने कहा था एक आंदोलन की मौत की, बहुत लंबे समय तक शायद इस तरह के आंदोलनों पे लोग भरोसा ना कर पाए। क्या जितनी उम्मीद के साथ ये मैंडेट मिला और अब जो कुछ हो रहा है, इसे एक उम्मीद की मौत कहा जा सकता है क्या? उम्मीद की सर मैंने सवाल किया है, मैंने आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं? नहीं डिस्कस कीजिए ना, घोषणा पत्र में ये बोला था, आपने क्यों नहीं किए काम? इसके ऊपर क्वेश्चन कीजिए हमसे, इसके ऊपर डिबेट कीजिए, वो तो आपने कुछ नहीं। बिल्कुल उम्मीद की मौत की शुरुआत है और जिस भरोसे के साथ आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने सराखों में बैठाया और 70 में से 67 सीटें दी, वो एक बहुत बड़ा मैंडेट है। मेरे ख्याल में इंडिया में पूरे भारत में किसी राज्य में किसी पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट कभी नहीं मिला। उस मैंडेट को हासिल करने के बाद दिल्ली की जनता को फायदा पहुंचाने वाली चीजें, राहत देने वाली चीजों पर फोकस होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है, दिल्ली का है, तो उसमें एक दूसरे को निपटाने में लोग लगे हुए हैं। और दूसरी साल में जो नहीं हुआ वो आज की डेट में करने की कोशिश की जा रही है। आप बोलिए, इनका ऑडियो ऑन एयर नहीं जा रहा है। जो कुछ पार्टी में हो रहा है बिल्कुल लग रहा है कि पार्टी एक व्यक्ति तक सेंट्रिक रह गई है। अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी रहते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी रहते हैं, तो मुझे बताइए उनमें, मायावती में, मुलायम सिंह यादव में, लालू यादव में, अजय सिंह में क्या फर्क है? वो राजनीति कर रहे हैं। जो बात अभी उन्होंने कही अखिल साहब ने कि साहब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ऐसा लगता है कि रिग्रेट किया, जो जनता अपने कार्यकर्ताओं का नाम चिट्ठी लिखी है। इसका मतलब क्या है कि 67 में से 53 या 52 विधायक उनको पार्टी से बाहर निकालने की मांग कर रहे हो, किसके इशारे पर हो रहा है वो? अगर दोनों वरिष्ठ नेता प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ये रिग्रेट कर रहे हैं कि हम पार्टी नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ना चाहते, तो ये 52 विधायक किसके इशारे पर? एक सेकंड की, हाँ भाई एक सेकंड, अब एक ही गलतियां निकल रही हैं। बात ये है कि ये जो हाई आइडियोलॉजी पर बनी पार्टी, उसकी तो मौत हो चुकी है और आम पार्टी की तरह ये भी अपना एक्ट कर रही है। एक सीनियर लीडर की उनके सारे एक दूसरे को आप उनको बोलोगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अखिल साहब आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं अगली बार कम से कम आपको सुनेंगे, बाकी लोगों को भी, कि वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील चोपड़ा साहब, शकीलुज्जमान अंसारी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। यूसुफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आनंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि जिस तरह की उम्मीदें बनी हुई थी, उसके साथ पार्टी की आंतरिक कलहों की वजह से लोगों का भरोसा निश्चित रूप से इस तरह की राजनीति से अब कहीं ना कहीं, राजनीति से जो हटता हुआ दिखाई दे रहा था और आम आदमी पार्टी ने एक नई तरह की उम्मीद जताई थी, अब निश्चित रूप से फिर से कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति से एक दूरी आम जनता की फिर से हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, घटना चक्र में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।